नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह राठौड़। साइंस के पार्ट में आज बात करेंगे हम जैव विकास के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं एक बार लाइक करें और शेयर करें। ये जो टॉपिक जैव विकास रहेगा यह रेट के लिए, पटवार के लिए, पुलिस के लिए, एसएससी के लिए, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की हम बात करेंगे जैव विकास के बारे में, यानी जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। आज मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, आप अपने घर बैठ के इस क्लास को आनंद ले रहे हो, क्लास को पढ़ रहे हो। तो ये विकास एक दिन में नहीं हुआ। आदि मानव से लेकर आज हम वैश्विक मानव है, यहाँ की चर्चा मैं इस टॉपिक के माध्यम से करूँगा। इसलिए जो साथी जुड़े हुए हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों जैव विकास। अब जैव विकास है क्या, उसके बारे में आपसे चर्चा मैं करूँगा। सबसे पहले आता है जैव विकास। टॉपिक का नाम है जैव विकास। जब जैव विकास हो जाएगा तो इससे जुड़े हुए प्रमुख वैज्ञानिकों के सिद्धांत की चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात आती है जैव विकास शब्द किसने दिया, यानी जीवों का जो विकास है ये शब्द जैव विकास कहलाया, लेकिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो सर्वप्रथम प्रतिपादन। तो देखो जैविका शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आता है कि जैविका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपका जवाब होना चाहिए हर्बर्ट स्पेंसर ने। अब बात करेंगे जैव विकास हुआ कैसे। मैं हमारा मनुष्य की मैं बात करूं, उत्पत्ति से लेके आज तक की मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आता है कि जैव विकास किस क्रम में हमारा हुआ। शब्द याद रखना, जैव विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन तो हर्बर्ट स्पेंसर शब्द आपको याद रखना है। अब बात करता हूं जैव विकास हमारा किस प्रकार हुआ। तो मैं बात करता हूं आदि मानव से लेके आज के वैश्विक मानव की चर्चा में आपके साथ ही करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि देखो मैं आदि मानव से लेके बात करूंगा आपसे। सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि मानव की उत्पत्ति कहां हुई थी। सबसे पहले सामान्य सी जानकारी आपको मैं बता देता हूं। मानव की उत्पत्ति, तो देखो मानव की उत्पत्ति हुई थी पूर्वी अफ्रीका में। कहां हुई थी? पूर्वी अफ्रीका। अब देखो पूर्वी अफ्रीका के अंदर एक बंदर की प्रजाति से हमारा जन्म हुआ और इस बंदर की प्रजाति का नाम था होमो सेपियंस। क्या नाम था? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम भी होता है। आप ऐसा कहेंगे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होमो सेपियंस, ये आपका है वैज्ञानिक नाम। अब बात करते हैं कि जो आदि मानव था इसे आज के मानव में आने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे। उसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा किस प्रकार हमारा विकास हुआ। सबसे पहले आदि मानव था, और आपको पता है कि आदि मानव कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था, घास फूस खाता था और वनस्पति से बने हुए जो पेड़ होते थे, पौधे होते थे, उनसे वस्त्रों का निर्माण करता था। इसके साथ साथ कच्चा मांस खाता था। ये आदि मानव था। आज किस प्रकार उन्होंने विकास किया उसकी चर्चा देखो। सबसे पहले आदि मानव ने सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार आदि मानव ने कब किया? आग का आविष्कार आदि मानव ने पूरा पाषाण काल में किया। कब किया? पूरा पाषाण काल में किया। पूरा पाषाण काल में, ठीक है। और जैसे ही आदि मानव ने आग का आविष्कार किया, शुरू में आग के आविष्कार के बाद में वो मनुष्य उस आग से, वह आदि मानव उस आग से डरा। लेकिन एक बार उस आग में जो कच्चा मांस था वो पका के खाया, या गलती से कोई जानवर उस आग में अंदर गिर गया और उसकी वजह से वो जो उसको मांस मिला वो पका हुआ मिला और उसे कुछ आनंद की अनुभूति हुई। इसके साथ साथ पहले जो आदि मानव था वो जंगलों में रहता था। जंगलों में रहने की वजह से जहरीली जो जानवर होते हैं, खूंखार जो जानवर होते हैं, मांसाहारी जो जानवर होते हैं, वो उस आदि मानव को खा जाने का डर भी था। लेकिन आग के आने की वजह से आग में जो रोशनी होती है, उस रोशनी की वजह से कई प्रकार के जानवर उस रोशनी से डर के भागने लगे।
इस प्रकार आप कह सकते हो उस आदि मानव को उस जानवरों से सुरक्षा मिलने लगी। किसकी वजह से? इस आग की वजह से। यानी कि उस आदि मानव में कुछ बुद्धि आई, कुछ विकास हुआ। और विकास ये हुआ कि आदि मानव था वो आग के आविष्कार के बाद में आदि मानव नहीं रहा, वो बन गया मानव। कौन सा मानव बन गया? यानी कि आदि मानव से मानव आने में किसका बड़ा योगदान था? आग का। तो आग का क्या हुआ? विकासित हुआ। कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। अब देखो जो मानव था उस मानव के अंदर देखो आदि मानव से क्या बन गया? मानव बन गया। और इस मानव के बारे में मैंने चर्चा अभी आपको थोड़ी सी पहले की थी। अब अगली बात करते हैं, इस मानव ने नव पाषाण काल में, देखो इस मानव ने नव पाषाण काल में, कब की बात कर रहा हूं? इस मानव ने नव पाषाण काल के अंदर पहिए का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार मानव ने कब किया? नवपाषाण काल में। पहिए के आविष्कार से वो जो मानव था एक स्थान पर रहता था, वो एक स्थान पर नहीं रह के वो इधर इधर गमन करने लगा। यानी आप ऐसा कह सकते हो एक मानव से दूसरे मानव के बीच में जो दूरियां थी वो नजदीक होने लगी, पास पास आने लगे। पास पास आने की वजह से जो मानव अकेला रहता था, एकांत में रहता था, सिंगल रहता था, वो समाज में जुड़ गया, एक समूह उनका बन गया। और वो जो मानव था वो बन गया सामाजिक मानव। यानी कि इस पहिए के आविष्कार के बाद में जो मानव था वो बन गया सामाजिक मानव। कौन सा मानव बन गया? सामाजिक मानव बन गया। अब देखो इस आदि मानव से सामाजिक मानव आने में कई समय लगा। ये कई समय में कई प्रकार का सुधार हुआ, ठीक है। और अब इस दौरान उस आदि मानव के जो पूंछ होती थी वो पूंछ भी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। इसके साथ साथ आदि मानव के जो पेट के अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, वहां पर अपेंडिक्स होती है जिसको परिशिका कहते हैं। उस परिशिका भी क्या हो गया? अल्प विकसित रह गई, ठीक है। इस दौरान सांप के जो पैर होते थे वह भी नष्ट होने लगे। ये प्रयास धीरे धीरे हुआ है, एक साथ नहीं हुआ, बहुत ही धीमी गति से हुआ है, ठीक है। अब देखो मानव ने, यानी इस सामाजिक मानव ने पहिए का आविष्कार के बाद में कुछ विकास किया। अब उस सामाजिक मानव ने इंटरनेट का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? इंटरनेट का। और आपको पता है इंटरनेट का आविष्कार 1995 में हुआ था। आप ऐसा कह सकते हो 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। जैसे ही उस सामाजिक मानव ने इंटरनेट का आविष्कार किया तो एक केंद्र बिंदु से स्थित नहीं होकर, वो यानी एक जगह से बंधा हुआ नहीं है, उसकी पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में। किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। ये बातें संभव कब हुई? 20वीं शताब्दी में इंटरनेट के आविष्कार। आज का जो मानव है, आज हम सब है, हम वैश्विक मानव है। कौन से मानव? हम वैश्विक मानव है। वैश्विक मानव। अब ये बताओ आदि मानव से लेकर वैश्विक मानव में आने में कई प्रकार के परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सरल से जटिल की ओर हुए। किसकी ओर है? सरल से जटिल की ओर है। तो आप ऐसा कह सकते हो जीवों में होने वाले वे परिवर्तन जो क्रमशः सरल से जटिल की ओर होते हैं उन्हीं को हम जैव विकास कहते हैं। जीवों का विकास ही क्या कहलाता है? जैव विकास। और जैव विकास का सबसे पहला प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, आगे की ओर बात करते हैं। सबसे पहले आदि मानव ने सर्वप्रथम किसका आविष्कार किया? आग का आविष्कार। आग का आविष्कार आदि मानव ने कब किया? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग के आविष्कार करने के बाद में जो आदि मानव था वो कच्चा मांस खाता था, उस कच्चे मांस की जगह वो क्या करने लग गया? पका हुआ मांस खाने लगा और मानव बन गया। यानी कि कुछ हद तक सुधार हुआ, लेकिन पूर्णतः नहीं हुआ, कुछ हद तक हुआ। फिर उस मानव ने नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया और पहिए के आविष्कार करने से वो आदमी कैसा, यानी वो मानव कैसा बन गया? समाज में रहने वाला। क्योंकि यातायात के साधन आने से सामाजिक दूरियां घटी है, या सामाजिक दूरियां घटी है, यानी समाजों के बीच में क्या थी? जो दूरियां थी वो कम होने लगी। किसकी वजह से? यातायात के साधनों की वजह से। जैसे ही उसने सामाजिक मानव बना, धीरे धीरे उसने 1995 में जाकर इंटरनेट का आविष्कार किया। और इंटरनेट का आविष्कार करने के बाद में आज आप देखते हो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप इजी वे बात कर सकते हो, किसी प्रकार का मैसेज, वीडियोज, आप फोटोज भेज सकते हो। वो मनुष्य कहलाता है वैश्विक मनुष्य। यानी कि मनुष्य के
विकास का क्रम, जीवों के विकास का क्रम जीव विकास कहलाता है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो यहां के बाद की मैं बात करूं तो मनुष्य के अंदर मानव ने किस प्रकार बदलाव किया, किस प्रकार आज की जो आप एलईडी आज यूज लेते हो, सीएपएल आप काम में लेते हो, इसके साथ साथ कई प्रकार के अन्य उपकरण काम में लेते हो, वो एक दिन में नहीं हुए, धीरे धीरे विकास हुआ है। जीवों में होने वाला यह धीरे धीरे विकास से क्या कहलाता है? जैव विकास। इस बात को समझने का प्रयास करो। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, मनुष्य ने सबसे पहले किसका आविष्कार किया? आग का आविष्कार। तो मैं आग से चर्चा कर लेता हूं। देखो आग का आविष्कार किया, ठीक है, लेकिन आग हर जगह संभव नहीं हो पाती थी, यानी आग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा कर ले जाने में दुविधा होती थी या आसानी नहीं रहती थी। इसलिए मनुष्य ने मशाल का आविष्कार किया। अब मसाले क्या होती है, ये आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई आपने पीछे के जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं उनमें यह जानकारी आसानी से मिल जाती है, इतिहास में मिल जाती है। उसके बाद में मसाल में दिक्कत ये होती थी कि मसाल को एक बार काम करने के बाद में, एक बार उपयोग लेने के बाद में यूज एंड थ्रू होता था, उसको फेंकना ही पड़ता था, क्योंकि वह जल के अपना आप भी क्या हो जाती, नष्ट हो जाती थी। इसलिए इस मसाल की जगह मानव ने किसका आविष्कार किया? दिए का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? दिए का आविष्कार किया। लेकिन दिया हर जगह संभव नहीं हुआ, थोड़ी सी तेज हवा चलती है और दीपक बुझ जाता है। दिए का मतलब यहाँ दीपक से है, दिया का मतलब यहाँ से दीपक से, तो दीपक का हर जगह क्या नहीं हुआ? यूज नहीं हुआ, हर जगह फायदेमंद बात नहीं हुई। तो मनुष्य ने क्या किया? दीपक की जगह लालटेन का उपयोग किया। किसका? लालटेन का उपयोग किया, ठीक है। लेकिन लालटेन भी धीरे धीरे विकास हुआ। लालटेन की जगह विद्युत धारा का निर्माण हुआ, जल से विद्युत धारा बनने लगी, पवनों से बनने लगी, सूर्य से बनने लगी, कई प्रकार के अन्य स्रोतों से भी विद्युत धारा का आविष्कार हुआ। और उस लालटेन के बाद में आता है आपका बल्ब। किसका आविष्कार हुआ? बल्ब का आविष्कार हुआ। और आपको पता ही है बल्ब में पहले कौन सी गैस भरी जाती थी? नाइट्रोजन। वर्तमान में कौन सी भरी जाती है? ऑर्गन। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का टेम्परेचर कितना होता है? 3450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बल्ब के बारे में। तो बल्ब से, अब बल्ब क्या करता है मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर में समझाऊंगा कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। अब बल्ब क्या होता है? ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। लेकिन कितना बदलता है? केवल 9% ही बदलता है, बाकी 91% क्या होता है? आपको ऊर्जा का, उष्मा का जो रूपांतरण होता है ना, उसके अंदर वो खर्च हो जाती है। यानी कि विद्युत बल्ब की बात कर रहा हूं मैं, बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो केवल 9% ही प्रकाश ऊर्जा बनती है, बाकी 90%, 91% वो बनने में खर्च हो जाती है। इसकी वजह से ये फायदेमंद साबित नहीं हुआ। केवल कितना परसेंट काम आया? 9% हिस्सा ही काम आता है इसका। बाद की बात करें बल्ब के बारे में, तो बल्ब थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा, इसकी जगह सुधार हुआ और नई चीज आई जिसको बोलते हैं ट्यूबलाइट। क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट से जुड़े हुए क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? ट्यूबलाइट के अंदर जो द्रव भरा होता है, ट्यूबलाइट के अंदर जो वाष्प भरा होता है, वो किसका भरा होता है? उसमें पारा होता है और ऑर्गन होता है। क्या होता है? पारा और ऑर्गन होता है। और ये ट्यूबलाइट है, ये 35 से 37%, कितना? 35 से 37%। तो ट्यूबलाइट भी क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, लेकिन कितना बदलती है? 35% से 37%। अभी भी 62 से 65% तक ऊर्जा खर्च हो रही है, बर्बाद हो रही है। उसकी जगह नई चीज आती है। फिर आपके ट्यूबलाइट की जगह नई चीज आई जिसको बोलते हैं सीएपएल। क्या होती है? सीएपएल। सीएपएल उनकी तुलना में काफी अच्छी है, लेकिन ये क्या करती है? 60% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। अब सीएपएल की जगह नई चीज आती है जिसको बोलते हैं एलईडी। क्या आती है? एलईडी। एलईडी क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, लेकिन कितना? केवल 85%। फिर भी 15% तो अभी भी खर्च हो रही है, 15% अभी भी वेस्ट हो रही है। उसकी जगह क्या करेंगे? तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आज जो 21वीं शताब्दी है, 2020 की बात कर रहा हूं, तो एक नई चीज का आविष्कार हो गया, उसको बोलते हैं नैनो बल्ब। क्या बोलते हैं इसको? नैनो बल्ब। ये नैनो बल्ब है वो 95% तक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बहुत नामात्र की
विद्युत धारा से अच्छी मात्रा में प्रकाश या अच्छी मात्रा में रोशनी दे देता है। हो सकता है अगले आने वाले 10-20 साल के अंदर ऐसा कोई उपकरण आ जाएगा जिसमें 100% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल सकता है। ठीक है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो इस नवपाषाण काल से, देखो आज की मैं बात कर रहा हूं, ये पाषाण काल है ना, पूरा पाषाण काल, यहां से लेकर 21वीं सदी में आने में बहुत समय लगा। ये विकास ही हमारा क्या कहलाता है, जैव विकास। हमारा ये विकास ही क्या कहलाया, जैव विकास कहलाया। तो जैव विकास में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं जैव विकास की परिभाषा के बारे में, जैव विकास संबंधित सिद्धांतों के बारे में, जैव विकास से जुड़े वैज्ञानिकों की चर्चा आपके साथ करूंगा। ठीक है, तो अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जैव विकास, आपको अभी मैंने बताया आग से लेकर नैनो ब्लॉक तक जो विकास है, ठीक है तो विकास ही ना, वो विकास सरल से जटिल है, सतत है। विकास ही अगर जीवों के साथ ऐसा विकास होता है तो वह जैव विकास। अब मैं जैव विकास की चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले बात होती है जैव विकास शब्द के बारे में मैंने आपको शुरू में वीडियो में बता दिया। जैव विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अब बात करते हैं जैव विकास की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा की चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। परिभाषा, जीवों में होने वाले परिवर्तन से क्रमशः सरल से जटिल जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाता है। जैव विकास से कहलाता है। आप ऐसा कह सकते हो जीवों में होने वाले वे परिवर्तन जो कंटिन्यू होना चाहिए, बात मैंने लिखा कंटिन्यू कर्म से होना चाहिए। और कैसा विकास, सरल से जटिल की ओर नए जीवों की उत्पत्ति ही आपका जैव विकास कहलाता है। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जैव विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बता दिया, एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। तो जैव विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगली बात आती है जो जैव विकास होता है ना, जैव विकास सरल से जटिल क्रम में होता है, सरल से जटिल क्रम में होता है। अगली बात आती है जैव विकास धीमी गति से और सतत होने वाला परिवर्तन है। तो देखो क्या बात है लिखी, थोड़ा समझने का प्रयास करना। डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले। तो जीवों में होने वाले परिवर्तन से सरल से जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, शब्द का प्रयोग किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। उसके बाद की बात करें जैव विकास सरल से जटिल क्रम में होता है, जैव विकास धीमी गति से होता है और लगातार होने वाली। मैं बात करूं कि वर्तमान में भी जैव विकास हो रहा है, वर्तमान में भी जैव विकास हो रहा है, हमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर क्यों नहीं होते, हमें दिखाई क्यों नहीं देते। इसलिए नहीं दिखाते देते कि एक जीव से दूसरे जीव के निर्माण में अनेकों वर्ष लग जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। इसलिए वो क्या कहलाता है, जैव विकास।
देखो, आदि मानव से लेकर मानव में आने में कई वर्षों का समय लगा। हम आप हमारे साथ की बात करें, आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री के अंदर कई राजा महाराजाओं की जब आप फोटो देखते हो तो उनके शरीर की संरचना को देखकर, जैसे महाराणा प्रताप है, राजा सूरजमल जी है, आपके महाराणा जी कुंभा है, या मालदेव जी, जितने भी हमारे राजा महाराजा रहे हैं राजस्थान के या राजस्थान से बाहर की मैं बात करूं, उनकी संरचना में और हमारी संरचना में परिवर्तन आया है। और ये बातें ज़्यादा नहीं, 300-400 साल पहले की बात है। तो 300-400 सालों में भी इतना परिवर्तन आ सकता है, तो लाखों करोड़ों वर्षों बाद में तो नया जीव बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपने जिराफ का नाम सुना होगा, और जिराफ के पहले क्या होती थी, गर्दन इतनी लंबी नहीं थी। जिराफ क्या करता था, धरातल के ऊपर घास फूस खाता था, लेकिन धरातल की अगर घास फूस खत्म हुआ, घास खत्म हुई, तो उसने झाड़ियों को खाना शुरू किया। झाड़ियाँ खत्म हुई तो उसने बड़े पेड़ों को खाना शुरू किया। बड़े पेड़ फिर खत्म हुए तो और ऊंचे पेड़ों को खाना शुरू किया। लगातार उसके इस गर्दन पे एक्सरसाइज हुआ, उसकी वजह से गर्दन ज़्यादा बढ़ गई। और आज के जो रेप्टिला वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, एक सर्प की बात कर रहा हूँ, स्नेक की बात कर रहा हूँ। सर्प के पहले पैर होते थे, लेकिन वर्तमान में क्यों नहीं होते? वर्तमान में इसलिए नहीं होते क्योंकि उसको पैर को चलने में बाधा होती थी, इसलिए वो धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गए। इसी प्रकार मनुष्य की पूंछ की बात करें, यही हमारा विकास है। यानी वर्तमान में भी जैव विकास हो रहा है, हमें दृष्टिगोचर इसलिए नहीं होता क्योंकि एक जीव से दूसरे जीव में बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। इस दौरान देखो आप, जैव विकास में कुछ अंग तो नए बने, कुछ अंग नष्ट हुए। जब किसी जीव के अंदर कोई अंग होता है और नए जो जीव बनता है उसमें अगर वो अंग नहीं होता, उसको अवशेषी अंग कहा जाता है। तो अगली चर्चा में अवशेषी अंग के साथ करूंगा। यहां तक क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। अगली बात कर रहे थे कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। तो देखो, पहले मैं बात कर लेता हूं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, अब देखो अवशेषी अंग के बारे में, ऐसे अंग जो आदि मानव में थे, जैव विकास के दौरान वो अंग या तो अल्प विकसित रह गए या विलुप्त हो गए, तो वे सभी अंग क्या कहलाते हैं, आपके अवशेषी अंग। मैं मनुष्य की चर्चा कर लेता हूं कि आदि मानव से लेकर वैश्विक मानव में कौन कौन से अंग आपके अवशेषी अंग में शामिल होते हैं। सबसे पहली बात, मनुष्य की पूंछ का नष्ट होना आदि मानव में थी, लेकिन बार बार उसके कई कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई और धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट हो गई। दूसरा आता आपका अक्कल, दांत। पहले ये सुनने में आता था, आपने भी सुना होगा, हमने देखा भी है कि जब 18 साल से ऊपर कोई बच्चा हो जाता है, लड़का या लड़की, उसके अक्कल दांत आती थी। अक्कल दांत आने के बाद में उसका शरीर का विकास, उसका मानसिक विकास पूर्णतः हो जाता था। लेकिन आज के समय में देखो, बड़े बड़े आदमी भी गलतियां करते हैं, कई प्रकार के आपको समाचार देखने को सुनने को मिलता है। इसका मतलब वर्तमान में इस प्रकार का बदलाव हो गया कि अक्कल दांत से और उसके मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है ना। तो वो भी क्या हो रहा, अवशेषी अंग रहा। इसी प्रकार सीने पर बाल, सीने पर बाल, प्राचीन समय के अंदर पुरुषों पे ज़्यादातर 99 पुरुषों पर सीने पे बाल होते थे, लेकिन वर्तमान समय पर धीरे धीरे क्या हो गए, ये अंग नष्ट होने लग गए। ठीक है। अगली बात, कर्णपेशी का। आप पीछे के कुछ तस्वीर देखोगे इतिहास के अंदर, तो राजा महाराजाओं की अगर बात करें या और प्राचीन की बात करें, तो हमारे जो भी कान होते थे ये बंदर की तरफ बड़े बड़े होने और धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे। ये विकास है, समझ आ गई। या तो छोटा हो जाना या विलुप्त हो जाना, वही आपका अवशेषी अंग कहलाता है। तो आपको मैंने कुछ बताया, पूंछ का नष्ट होना, अक्कल दांत का धीरे धीरे अल्प विकसित रह जाना, सीने पे बालों का कम होना और कर्णपेशी का, ये सभी आपके अवशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूंगा अब इस अवशेषी अंग के बाद में कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत क्या क्या दिए, यानी कि जैव विकास से संबंधित वैज्ञानिकों के
सिद्धांत। तो कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत देने का प्रयास किया। तो बात को समझना, सबसे पहले मैं बात करें जैव विकास पर प्रमुख वैज्ञानिकों के सिद्धांत। जैव विकास पर प्रमुख वैज्ञानिकों के सिद्धांत, और इनमें सबसे पहला वैज्ञानिक आता है लेमार्क महोदय। कौन से महोदय? लेमार्क महोदय। देखो, जैव विकास पे लेमार्क महोदय, बिजमॉन महोदय, डार्विन महोदय, नव डार्विनवाद और हुगो डिवरीज, 5 वैज्ञानिकों की स्टेटमेंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से सिलेबस के अंदर ये बातें दे रखी होती है। हम बात करेंगे लेमार्क की। तो लेमार्क महोदय ने सर्वप्रथम 1809 में, बात को समझना, लेमार्क महोदय ने सर्वप्रथम 1809 के अंदर उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया। बात को समझना, सिद्धांत कौन सा है? तो सिद्धांत का नाम उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, यानी कि जीव जो कुछ सीखता है तो वातावरण से ही सीखता है। जो कुछ सीखता है तो किससे सीखेगा? वातावरण से सीखेगा। अगर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं तो वह उसके लक्षण क्या कहलाएंगे? आपके लेमार्क के सिद्धांत के लक्षण कहलाएंगे। तो आप ऐसा कह सकते हो, इस सिद्धांत के अनुसार ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत की बात करूं मैं? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जीव वातावरण से प्राप्त लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है ना? यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जीव वातावरण से प्राप्त लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर देते हैं। ये बात लेमार्क महोदय ने की और पूर्णतः सत्य बात है। हमें जो परिवर्तन आते हैं वो हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी वजह से आते हैं। यही हमारा लक्षण का मतलब क्या होता है? दिखाई देने वाले तथ्य। ठीक है ना? तो ये आपका पहला सिद्धांत है। लेमार्क की जो प्रमुख पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है फिलोसफी जूलॉजिकल। कौन सी है? फिलोसफी जूलॉजिकल। अब बात करेंगे फिलोसफी जूलॉजिकल में क्या है। ठीक है, फिलोसफी जूलॉजिकल में क्या है? अब देखो, फिलोसफी जूलॉजिकल नामक की पुस्तक के अंदर लेमार्क महोदय ने 2 प्रमुख बिंदु दिए। पहला, अंक का अधिक उपयोग का सिद्धांत, दूसरा अंक का कम उपयोग का सिद्धांत। पहले बात करेंगे अधिक उपयोग का सिद्धांत की चर्चा मैं करूंगा सबसे पहले। तो देखो, बात चल रही है अपने कि लेमार्क महोदय ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था फिलोसफी जूलॉजिकल। इस पुस्तक के प्रमुख बिंदु क्या है? यानी लेमार्क महोदय की पुस्तक के प्रमुख बिंदु क्या है? पुस्तक के प्रमुख बिंदु, पुस्तक के प्रमुख बिंदु। पहला बिंदु क्या है? अंक का अधिक उपयोग का सिद्धांत। उपयोग का सिद्धांत। लेमार्क महोदय यह कहना था कि अगर कोई जीव किसी भी अंक का उपयोग ज़्यादा करेगा तो वह ज़्यादा विकसित होगा। ये सिद्धांत आपकी इस पुस्तक का पहला बिंदु है। इन्होंने उदाहरण दिया था जिराफ की गर्दन का बढ़ना। जिराफ की गर्दन का बढ़ना, जिराफ की गर्दन का बढ़ना। दूसरा इनका बिंदु था, इस पुस्तक का दूसरा बिंदु था
अंग का कम उपयोग का सिद्धांत। कौन सा आता है? अंग का कम उपयोग का सिद्धांत। इनका कहना यह था लेमार्क मोदे का कि अगर कोई जीव किसी अंग का उपयोग कम करेगा, न्यूनतम करेगा, तो वो क्या रहेगा? अल्प विकसित रह जाएगा। इन्होंने बताया सांप के पैरों का उदाहरण, सांप के पैरों का विलुप्त होना, यानी कि सांप के पहले पैर होते थे लेकिन उसके रेंग के चलने में बाधा उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से वो पैर क्या हो गए? धीरे धीरे नष्ट हो गए। दूसरा उन्होंने बताया परिसेसिका। ये परिसेसिका क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। देखो, आदि मानव था तो वह जड़ी बूटियां खाता था, घास फूस खाता था, इसलिए उसके पेट के अंदर एक अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स क्या होती है? छोटी आंत और बड़ी आंत का संधि स्थल पर एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अपेंडिक्स बोला जाता है। ठीक है। और जब व्यक्ति घास खाता है या कोई भी जीव घास खाता है तो घास में सेलुलोज पाया जाता है, तो सेलुलोज के पाचन के लिए अपेंडिक्स कार्य करता है। वर्तमान में मनुष्य घास नहीं खाता, यानी सेलुलोज नहीं खाता, और सेलुलोज नहीं खाने की वजह से अपेंडिक्स का यूज नहीं होता, इसलिए अपेंडिक्स का आकार छोटा हो गया। आप देखते हैं आजकल कुछ व्यक्तियों के अंदर अपेंडिक्स के अंदर वो जो छोटी आंत और बड़ी आंत का संधि स्थल है ना, अपेंडिक्स, वहाँ पे देखो भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन के पाचन होने के बाद में जाएगा अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में। वो अपशिष्ट पदार्थ कभी कभी अपेंडिक्स में इकट्ठा होने लग जाता है, और कुछ व्यक्तियों का पेट में दर्द होने लग जाता है जब अपेंडिक्स भर जाती है। इसलिए व्यक्तियों के कभी दुर्घटना होती है, कोई घटना घट जाती है ऐसी, तो वो अपेंडिक्स की छोटी सी थैलीनुमा संरचना फट जाएगी और पूरे पेट में गंदगी होने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और वो बढ़ने की वजह से पेट में दर्द भी होता है। तो लोग क्या करते हैं? ऑपरेशन के माध्यम से अपेंडिक्स को निकलवा देते हैं। ये जो अपेंडिक्स होती है वो पहले थी बड़ी, वर्तमान में छोटी, यानी कि इस अंग का यूज नहीं हुआ, उपयोग नहीं हुआ, और क्या रहेगी? धीरे धीरे छोटी आकार। हो सकता है आने वाली 100-200 साल बाद में अपेंडिक्स आने वाले जीवों में होगी नहीं, जानवरों में होगी, मनुष्य में नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं जैव विकास। लेकिन हर वैज्ञानिक हो, हर व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का विरोध होता है, हर जगह ही होता है, समाज में भी होता है और हर जगह देखने को मिला। तो इनका विरोध करने वाले कई वैज्ञानिक थे, लेकिन किसी ने इसको प्रमाणित नहीं किया। फिर आते हैं 1892 में बिजमोन महोदय ने लेमार्क महोदय को पूरी तरह गलत साबित कर दिया, यानी इनका वैज्ञानिक खंडन कर दिया। अब बात करते हैं क्या इन्होंने वैज्ञानिक खंडन किया, वो समझने का प्रयास हम यहाँ करेंगे। चलो आगे बात करते हैं कि बिजमोन महोदय ने वैज्ञानिक खंडन किया। किसका किया? लेमार्क का। तो अगली फैक्ट आता है लेमार्क का वैज्ञानिक खंडन। लेमार्क का वैज्ञानिक खंडन, यह वैज्ञानिक जो खंडन हुआ था किस प्रकार इन्होंने किया? तो सबसे पहले मैं बात करूं बिजमोन महोदय थे 1892 की बात है। कब की बात? 1892 की बात है। 1892 के अंदर जर्मन के वैज्ञानिक बिजमोन ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था लेमार्क, उसका वैज्ञानिक खंडन किया। इन्होंने यहाँ नाम लिख देता हूँ, बिजमेन ने चूहों पर अनुसंधान करके लेमार्क के सिद्धांतों को गलत साबित कर दिया। ठीक है, यानी कि बिजमेन ने चूहों पर अनुसंधान करके लेमार्क के सिद्धांतों को गलत साबित कर दिया। इनका कहना यह था कि अगर कोई चूहा है
आपको ये तो पता ही नहीं, चूहे की नई जन्म कह दो या नई उत्पत्ति का जन्म कितने समय में हो जाता है, या चूहे का गर्भाधान काल कितना होता है, मात्र 21 दिन होता है। 21 दिन बाद नई पीढ़ी का जन्म हो जाता है। तो बिजमैन ने चूहों की जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, नए चूहे का जन्म होता है, तो उसकी पूंछ को काटा, और बार बार ऐसा माना जाता है उसने 20 से लेकर 80 पीढ़ियों तक प्रयोग किया। नई पीढ़ी का जन्म हुआ, उसके बावजूद भी चूहे के तो पूंछ सहित होता था। इसका मतलब बिजमैन ने लेमार्क का क्या कर दिया, लागू नहीं होने वाला सिद्धांत यानी खंडन कर दिया। मैं बात करता हूं इसी प्रकार बिजमैन ने लुहार का सिद्धांत दिया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जाति से लुहार है, एक व्यक्ति जाति से लुहार है, अपनी जिंदगी भर लोहे से काम करता है, लोहे से काम करने की वजह से उसका एक हाथ लोहे की तरह कठोर हो जाता है, लेकिन उसकी संतान, जो भी उसका बच्चा होगा, बच्ची होगा, जो भी होगा, ठीक है, क्या उसका भी उतना ही मजबूत होगा जितना उस लुहार का? नहीं होता, नहीं होता। इसका मतलब बिजमैन ने इस वैज्ञानिक खंडन, लेमार्क महोदय का खंडन कर दिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डार्विन की। तब तक दोस्तों जुड़े हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाले दिनों के अंदर साइंस कंप्लीट मिल जाएगी, रीजनिंग मिलेगी, जनरल साइंस के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स, जीके और नई भर्तियों से जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी शुरू के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।